वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमने एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। इससे पहले एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स के नाम से बहुत सारी वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं। जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, लास्ट ईयर का एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर भी आपको चैनल पर सोल्व मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व मिल जाएंगे। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम भी इकोनॉमिक्स बाय डीडी है, जहां पर हम जो भी कंटेंट डिस्कस करते हैं या जो भी क्वेश्चन पेपर हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये क्वेश्चन पेपर वैसे तो किसी स्टेट का है, लेकिन इसका जो सिलेबस है ना क्वेश्चन पेपर का, हमारे एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स के पेपर से मैच करता है। तो हमें तो एचपीएससी के पेपर के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से मतलब है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लें। तो आज का ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है गॉसिन फर्स्ट लॉ क्या होता है। गॉसिन को आपको पता है, गॉसिन ने 2 लॉ दिए थे, गॉसिन का फर्स्ट लॉ और गॉसिन का सेकंड लॉ। जो गॉसिन का फर्स्ट लॉ है वो क्या है, इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हम लोगों को पता है कि जो गॉसिन है उनका जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमारी डिमिनिशिंग हो जाती है। और यही गॉसिन का फर्स्ट लॉ था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा होता गॉसिन का सेकंड लॉ, तो गॉसिन का जो सेकंड लॉ था वो था हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि आप अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर इस तरह से खर्च करते हो कि लास्ट रुपीज से मिलने वाली जो यूटिलिटी है मार्जिनल, दोनों ही कमोडिटी पर खर्च करने पर बराबर है। तो ये गॉसिन का हो जाता सेकंड लॉ, लेकिन क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट लॉ पूछा था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इन कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड, जो कि मेजर करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। प्राइस अगर राइज हो जाए तो कंज्यूमर क्या करता है। आपको क्वेश्चन समझ आया कि कंपनसेटिंग वेरिएशन का जो मेथड है जो क्या करता है, मेजर करता है आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। अगर प्राइस राइज हो जाता है तो कंज्यूमर को क्या होता है, वो ओवर कंपनसेटेड हो जाता है या जस्ट कंपनसेटेड हो जाता है या अंडर कंपनसेटेड हो जाता है, या मैं कहूँ अनइफेक्टेड होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनसेटिंग वेरिएशन होता क्या है। तो कंपनसेटेड वेरिएशन एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। और कंज्यूमर को उतनी इनकम दे दी जाती है जो कि उसकी यूटिलिटी को पहले वाले लेवल पर मेंटेन रखे। आपने इंडिफरेंस कर्व में हिग्स और सलस्की में किया ना, कि कंज्यूमर को उतनी इनकम दे दो प्राइस चेंज होने पर जितनी कि वो पहले इक्विलिब्रियम में था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जब प्राइस राइज होगा तो प्राइस के राइज होने से क्या है, प्राइस के राइज होने से कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी। तो ऐसे में कंज्यूमर को उतनी इनकम कंपनसेटिंग वेरिएशन के रूप में वापस दे दी जाती है जितनी की प्राइसेस बढ़े हैं, ताकि वो कम से कम पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर या पहली वाली यूटिलिटी पर तो कहीं ना कहीं मेंटेन रहे। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, जब कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड से हम मेज़र करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, तो होने वाले प्राइस राइज में हम कंज्यूमर को क्या करेंगे, सिर्फ हम जस्ट कंपनसेट करेंगे, इतना पैसा उसको प्रोवाइड करेंगे प्राइस राइज होने पर कि वो पहले वाले अपने यूटिलिटी पर ही रहे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि प्राइस डिक्रीज, तो हम कंज्यूमर से उतनी ही इनकम ले लेते जिससे कि वो पहले वाले यूटिलिटी पर रहे। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी कर्व ऑफ लेप्टोकेटिक, जो आपसे पूछा है, जो ये वैल्यू है इसकी क्या होती है, या आप इसको बीटा मान लो, बीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 या लेस देन 3 या इक्वल टू 3।
अब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि जो स्क्यूनेस होती है, आप स्क्यूनेस क्या करते हो, मेजर करते हो, तो स्क्यूनेस में आपके क्या बनते हैं, ठीक है। स्क्यूनेस का काम ही क्या होता है कि जो आपका डेटा है उसकी पीकनेस को मेजर करता है। पीकनेस होती है उसकी ये चीज़, उसकी ऊंचाई, पीकनेस कितनी ऊंचा है। तो अगर हम कहें कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेप्टोकैटिक है, लेप्टोकैटिक्स है, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी ना वो बीटा की, वो क्या होगी, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है। अब आपको पता है इसमें 3 केस होते हैं, लेप्टोकैटिक, मेसोकैटिक और प्लूटोकैटिक, ठीक है। लेप्टोकैटिक में जो बीटा है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा पीक होती है। अगर मैं बनाऊं ऐसे बहुत ऊंचा सा होगा और इसकी बी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 3 होगी, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3 होगी, 3 से ज़्यादा होगी बीटा की वैल्यू। अगर यही डायग्राम आपका क्या होता, ये मेसोक्रेटिक होता, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है ना, इक्वल होता है, तो यहाँ पर जो ये आपकी बीटा है इसकी वैल्यू इक्वल टू 3 होती। अगर ये क्या होता, अगर आपका ये कर्व क्या होता, प्लूटोक्रेटिक होता, तो इसकी जो पीकनेस है ना, बीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती, लेस देन 3 होती। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पर तो लेप्टोक्रेटिक का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिलेशनशिप होता है ना उसका पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको कहूँ कि हमारा एक रिलेशनशिप होता है क्वार्टाइल डेविएशन जो है इक्वल होता है किसके, 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन के। अब आप देखो क्वार्टाइल डेविएशन, अगर मैं इस 3 को इसके अपॉन में ले जाऊं तो क्वार्टाइल डेविएशन हो गया ना 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद एक और रिलेशनशिप हम इसमें पढ़ते हैं, जो मीन डेविएशन होता है ना वो 4/5 होता है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। कभी भी आपका क्वार्टाइल डेविएशन जो है बराबर नहीं होता 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर्स, पहले 15 होल नंबर्स का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और n नंबर ऑफ तक जाते हैं। तो पहले 15 में क्या होगा, 0 से लेकर आप क्या करोगे, 0 + 1 + 2 3 14 तक आप क्या करोगे, ऐसे प्लस करोगे। और टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पर, 15 हो गए। 15 से डिवाइड करोगे, आप जैसे ही तो निकालते हैं, तो यहाँ 0 से 14 तक जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 105 और यहाँ अपॉन में 15, तो डिवाइड कर आपका यहाँ पर 7 जो है अर्थमेटिक मीन 15 होल नंबर का आ गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है। आपसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, या इसका फॉर्मूला बता दो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या करता है, आपके डेटा में होने वाला जो चेंज होता है, जो वेरिएबिलिटी होती है, जो चेंज होता है उसको क्या करता है, मेजर करता है। तो इसका यही फॉर्मूला होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ all the values of a variable are multiplied by a constant there will be no effect which of the following। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मान लो एक सीरीज है x की, इसमें जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ पर मान लो 5-6 नंबर्स हैं, उनको अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो x की सीरीज को हर एक नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से किसके रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसमें दिए गए ऑप्शंस सारे ही गलत हैं, क्योंकि अगर हम अपने वेरिएबल्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन भी 3 गुने से बढ़ जाता है, मोड की वैल्यू पर भी प्रभाव पड़ता है, रेंज पर भी प्रभाव पड़ता है, मीडियन पर भी प्रभाव पड़ता है। सिर्फ किस पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू चेंज नहीं होती अगर हम किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से। तो यहाँ पर वो आपको ऑप्शन ही गिवन नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में दिए गए सारे ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे, हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबल एरर को फॉर्मूला आपसे पूछा है। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबल एरर होता क्या है। प्रोबेबल एरर एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो आपको ये बताता है कि आपके डेटा में कितनी एक्यूरेसी है। तो इसका फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस रिग्रेशन का स्क्वायर अपॉन n का रूट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए द वैल्यू ऑफ PQLI। PQLI क्या है? फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जिसे किसने दिया था? मोरिस डी मोरिस ने दिया था। और कब दिया था? 1979 में। और कितने इसके कंपोनेंट है? 3 है, हेल्थ, मोर्टेलिटी और लिटरेसी। नहीं सॉरी, यहाँ पर लिटरेसी, मोर्टेलिटी और एजुकेशन, ये 3 इसके कंपोनेंट है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 से 100 के बीच होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंट्रोड्यूस? MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, तो ये हुआ था 2010 में। 2010 में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो लागू किया गया था। और इसको ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट और UNDP मिलकर इस रिपोर्ट को हर साल पब्लिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर ईयर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर ईयर जो है कब स्टार्ट, मतलब क्या ईयर है एग्रीकल्चर का? अगर हम बात करें इंडिया का एग्रीकल्चर ईयर कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है, ये इसका टाइम पीरियड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी। सिडबी की अगर हम बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, माइक्रो स्मॉल सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज होते हैं, उनको क्या देता है? ये लोन देता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द ईयर 2014 इंडिया गवर्नमेंट स्टार्ट सत्यमेव जयते योजना एंड स्कीम ऑन द नेम ऑफ विच पर्सन। 2014 में भारत सरकार ने सत्यमेव जयते योजना शुरू की, और ये किस बंदे के नाम पर शुरू की गई थी? तो ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने ये 2014 में जब उनकी सरकार बनी तो इस स्कीम को लॉन्च किया था। और इसका काम ये था कि जो लेबर होता है उसके लो जो है सही से एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं। शायद ये दिल्ली के विज्ञान भवन में लॉन्च की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? अब मुझे यहाँ भी कोई ऑप्शन सही नहीं लगा, क्योंकि ब्लैक जो रेवोल्यूशन है, काली जो क्रांति है, उसका संबंध पेट्रोलियम से है। किससे है? पेट्रोलियम से है। और पेट्रोलियम हमें यहाँ ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, तो इसीलिए बस हमने इसका आंसर जान लिया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको मुझे इस क्वेश्चन का क्या देना है? आंसर देना है। और आंसर में क्या बताना है कि अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था उसमें किस किस को शामिल किया गया? तो हमने उसमें व्हीट, राइस, पल्सेस, इन तीनों को ही शामिल किया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच 5 ईयर प्लान हैज़ लोएस्ट ग्रोथ रेट। कौन से 5 ईयर प्लान में सबसे कम, अगर मैं बात करूं, ग्रोथ रेट हमारी रही है? तो 9th 5 ईयर प्लान में सबसे कम ग्रोथ रेट रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। पहले हमारे जो वाइस चेयरमैन कौन थे योजना आयोग के? तो हमारे पहले वाइस चेयरमैन थे गुलजार लाल नंदा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्रो विच कॉन्स्टिट्यूशन अबेटमेंट द सर्विस टैक्स हैज़ बीन प्लेस इन यूनियन लिस्ट। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने अपने संविधानिक कौन से अबेटमेंट में सर्विस टैक्स को यूनियन लिस्ट में डाल दिया। तो ये अबेटमेंट हमने किया था 88, शायद 2003 में किया था। इसमें जो सर्विस टैक्स है उसको यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया, और इससे मिलने वाले रिवेन्यू को स्टेट और सेंटर दोनों में ही बांटा जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मॉनेटरी इंटेंसिटी होती क्या है। मॉनेटरी इंटेंसिटी मतलब मुद्रा की गहनता क्या होती है। अब हम पता है कि हम क्या करते हैं, अपनी ब्रॉड मनी लेते हैं M3। ब्रॉड मनी को अगर हम अपनी GDP से डिवाइड कर दें, इनटू कर दें 100, तो हम मॉनेटरी इंटेंसिटी एक इकोनॉमी में कितनी है उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है चक्रवर्ती कमेटी हैज रिकमेंडेड विच वन एज अ बेस मनी। जो चक्रवर्ती कमेटी है उसने किसको बेस मनी रिकमेंड किया था, तो उसने M0 को बेस मनी रिकमेंड किया था, क्योंकि M0 जो होती है उसे हम बेस मनी या रिजर्व मनी बोलते हैं। इसमें क्या आता है, करेंसी इन सर्कुलेशन आता है, और बैंकों के जो डिपॉजिट्स RBI के पास होते हैं ये इसके अंदर वो आता है, ये मोस्ट लिक्विड मनी होती है। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है फॉर्मूला आपसे पूछा गया है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के स्क्यूनेस का। अभी मैंने आपको बताया स्क्यूनेस जो होता है डेटा में पीकनेस को मेजर करता है। तो अगर कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला मैं आपसे कहूँ तो फॉर्मूला इसका रहेगा, मीन में से हम मोड को माइनस कर देते हैं और अपॉन कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.7, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आपसे पूछा है। अगर आपको BXY की वैल्यू दे दी, क्या दे दी 0.8 दे दी है, और BYX की वैल्यू आपको क्या दे दी है, आपको 0.7 दे दी है, और आपसे रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछा है, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों को BXY को मल्टीप्लाई कर दो BYX से और उसका रूट कर दो। तो हमने इस क्वेश्चन में भी यही किया, 0.8 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.7 से और उसका रूट कर दिया। तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 0.748 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। यहाँ बोला गया है कि स्टैट में हम किस टेक्निक का यूज कर दो क्या करते हैं, रिलेशनशिप को मेजर करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। सबको पता है कि जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो उसके अंदर आप किसका यूज करते हो, किस स्टैटिस्टिकल टेक्निक का, कोरिलेशन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म इन हायरिंग लेबर। जब आपको कोई लेबर को हायर करना होता है तो ये कौन सी कॉस्ट होती है, तो ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है एक फर्म के लिए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने लेबर हायर किया, आप उसको पैसे दोगे, तो ये आपकी बाहरी लागत हो गई, स्पष्ट लागतें हो गई, आपको इसके लिए पेमेंट करनी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम 2 वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।